हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करके हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी जिसको हमने बोला था इक्वेशन फॉर एंथैल्पी। देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो उसको हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस टी डेल्टा वी। ठीक है, तो ये IUPAC ने जो नॉर्म सेट किया था उसके अकॉर्डिंग हमने वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी रख दिया। अब देखो यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने कैसे लिखा था, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी ऐसे लिखा था। डेल्टा यू को हम कैसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो डेल्टा चेंज जो है उसको मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं और इसको इस तरीके से लिख देते हैं। जो टू वाले टर्म्स हैं, टू सबस्क्रिप्ट वाले, उनको एक तरफ रख लो और जो वन सबस्क्रिप्ट के हैं उनको एक तरफ रख लो। तो ये किसके बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू H2 माइनस H1, क्योंकि H जो है वो क्या होता है, U प्लस पी। तो दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी। इसको क्या बोलते हैं हम, एंथैल्पी बोलते हैं। तो एक नया थर्मोडायनामिक फंक्शन आ गया यहाँ पर, और ये किसके बराबर है, Q के बराबर। तो देखो कल हमने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई किया था एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर ये इक्वेशन ही आती है। ठीक है, सेम इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हमें देखने को मिलती है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो इस वजह से इसकी वैल्यू जो है वो जीरो तो है नहीं। अब तो जीरो नहीं है तो ये इक्वेशन एज इट इज रहेगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। इस चीज को अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, ठीक है, दिस वाज इक्वेशन फर्स्ट, दिस वाज इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इस रिजल्ट को इक्वेशन सेकंड में पुट करता हूँ तो इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगी, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लिखने का दूसरा तरीका है, तो इक्वेशन सेकंड बन जाती है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। तो ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। अब ये थर्ड इक्वेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारी डेली लाइफ के अंदर हमें समझा रही है। क्या है रिजल्ट जो समझा रही है, तो देखो डेल्टा एच किसके बराबर है, QP के बराबर। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी भी चीज को जब तुम खुले बर्तन में गर्म करते हो तब कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है, ये वो वैल्यू है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है ओपन वेसल। खुले बर्तन में जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो कितनी हीट सप्लाई करते हैं, खुला बर्तन मतलब कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान रखना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट लग रहा है खुले बर्तन के अंदर ना। ठीक है, तो QP इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो डेल्टा यू किसके बराबर है, तो आपने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कांस्टेंट वॉल्यूम पे पढ़ा था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या रिजल्ट आया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि P डेल्टा V क्या हो जाता है, डेल्टा V हो जाता है जीरो, तो P इंटू डेल्टा V क्या हो जाता है, जीरो। तो Q किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा U के बराबर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, QV लिख सकता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई कर रहा हूँ वो किसके बराबर आ रही है, डेल्टा U के बराबर। तो ये जो डेल्टा U है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को अगर मैं एक बंद बर्तन में गर्म करूंगा तब कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ये जो प्रोसेस है जिसको मैं कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहा हूं, अगर मैं इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर करता तो ये क्या हो जाता, डेल्टा U के बराबर हो जाता। तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाता, QV हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस P डेल्टा V। तो QV का मतलब है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड वेसल। एक बंद बर्तन में कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी किसी भी चीज को गर्म करने के लिए, तो देखो एक खुले बर्तन में हमें कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है, एक बंद बर्तन प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, मतलब बंद बर्तन से ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है अगर खुले बर्तन में किसी चीज को गर्म करते हो। तो ये इक्वेशन तुम्हें बता रही है, इक्वेशन नंबर 4, द हीट सप्लाइड एट अ कांस्टेंट प्रेशर is greater than the heat supplied at a constant volume, means heat supplied in an open vessel। open vessel का मतलब constant pressure हो गया, closed vessel का मतलब constant volume हो गई। तो एक खुले बर्तन के अंदर किसी चीज को गर्म करते हो तो ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है एज कंपेयर टू द वेसल इन विच कांस्टेंट वॉल्यूम वाज टेकन, या फिर क्लोज्ड वेसल के अंदर हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी इस वेसल में।
तो ये चीज आपने सुनी होगी, आपने देखी भी होगी, आपने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी की होगी। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव हो जाता है अपने आप। अब देखो बच्चों, ये दोनों प्रोसेस के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे तुम कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो या फिर तुम कोई केमिकल प्रोसेस कैरी कर रहे हो। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू बोथ द फिजिकल प्रोसेस एज वेल एज केमिकल प्रोसेस। तो ध्यान रखना, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू बोथ फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम दोनों चीजों पे अप्लाई करता है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो वो फिजिकल प्रोसेस के अंडर आते हैं। केमिकल प्रोसेस का मतलब है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से, कोई केमिकल रिएक्शन स्टडी कर रहा हूँ, जैसे कि N2 + 3H2 इट गिव्स अस 2NH3, तो ये एक केमिकल प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये इक्वेशन अप्लाई होगी। और अगर मैं सॉलिड, आइस जो है मेरे पास, वाटर जो था वो सॉलिड की फॉर्म में था, मतलब आइस की फॉर्म में था, ये मैंने लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो सॉलिड से लिक्विड बना। और यहाँ पर जो है वो हमें क्या देखने को मिला, एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इक्वेशन दोनों चीजों पे अप्लाई होती, केमिकल के अंदर भी और फिजिकल के अंदर भी। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में तो क्या होता है, हमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क देखने को मिलता है। अब देखो, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम इसी इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन अनदर फॉर्म फॉर अ केमिकल प्रोसेस। कैसे लिखते हैं देखते हैं यहां पर हम। ठीक है, तो फॉर एन आइडियल गैस, अगर जो सिस्टम है हमारा उसके अंदर आइडियल गैस हम ले लेते हैं, फॉर एन आइडियल गैस, तो क्या हो जाएगा, आइडियल गैस के लिए इक्वेशन होती है ये PV = nRT। आइडियल गैस किसको बोला जाता है, वो गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है सभी टेम्परेचर पे और सभी प्रेशर की कंडीशन पे, दैट इज कॉल्ड एन आइडियल गैस। अब देखो बच्चों, यहां पर ये जो आइडियल गैस हमने ली है, यहां पर प्रेशर इनटू वॉल्यूम किसके बराबर है, N × R × T के बराबर। सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है, N2 + 3H2 gives us 2NH3। इसके अंदर ये जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं ये क्या है, रिएक्टेंट। ये भी गैसियस स्टेट में है और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो रिएक्टेंट अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा और प्रोडक्ट जो है अगर ये भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, तो मान लो ये दो अलग अलग रिएक्टेंट नहीं है बल्कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, तो इनके लिए मैं मान लेता हूं कि सबस्क्रिप्ट मान लें A और ये है B। तो भाई प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ A, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ B। प्रेशर क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट प्रेशर रखा हुआ है। तो हम ये रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर हम ये स्टडी कर रहे हैं रिएक्शन। तो P × VA किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A × R × T, गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। और P × V × B किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B × R × T। ठीक है, और जब ये रिएक्शन होगी तो उस टाइम पर क्या होगा, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में चेंज होगा तो ये तो हो गई तुम्हारी इनिशियल स्टेट और ये हो गई तुम्हारी फाइनल स्टेट। भाई प्रोसेस जब होता है तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे ना, तो तुम्हारा चेंज कितना आया, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इसको क्या लिख सकते हैं, प्रेशर को कॉमन ले लो, VB - VA इज इक्वल टू RT को कॉमन ले लो, NB - NA। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NG RT। NG, G का मतलब क्या है, गैसियस स्टेट, क्योंकि यहां पर हमने क्या माना है,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसीय स्टेट में है। ये इक्वेशन सिर्फ गैस के ऊपर अप्लाई होती है, सॉलिड पे या लिक्विड पे अप्लाई नहीं होती। दिस इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल ऑन गैसेस, नॉट ऑन सॉलिड्स और लिक्विड। तो इसी वजह से जब भी हम P डेल्टा V की जगह डेल्टा NGRT पुट करते हैं, हम कभी भी सॉलिड को और लिक्विड को कंसीडर ही नहीं करते। तो ध्यान रखो बच्चों, अगर हम किसी केमिकल प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं, उस केमिकल प्रोसेस को स्टडी करते टाइम जो भी गैस है उसका अगर हमने आइडियल गैस बिहेवियर मान लिया, तो आइडियल गैस बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। और इस इक्वेशन को जब वो फॉलो करेगी तो रिएक्टेंट की साइड में जब वो होगी तो उसका प्रेशर इनटू वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, NaRT के बराबर। और प्रोडक्ट की साइड में अगर वो गैस होगी तो उसका प्रेशर इनटू वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, NbRT के बराबर। तो चेंज कितना हुआ, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू PVB माइनस PVA। प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि हमने प्रोसेस को क्या करना है, कांस्टेंट प्रेशर पे स्टडी करना है, ठीक है। तो प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रखा, VB माइनस VA, वॉल्यूम में चेंज हुआ। R और T कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अलग है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अलग है। तो डेल्टा NGRT, तो P डेल्टा V जो है, जिसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोल रहे थे, केमिकल प्रोसेस के अंदर क्या हो जाता है, वो डेल्टा NGRT के बराबर हो जाता है। तो अगर मैं इसको अब यूज करता हूं उस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो यूजिंग इन इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा, QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NGRT। और QP की जगह अगर मैं डेल्टा H लिखूं तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग इक्वेशन नंबर 3। एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में, अब इस इक्वेशन को जो है अगर मैं ऐसे लिख दूं तो देखो यहां पर मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे डिफरेंस पता चल जाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर डेल्टा H और डेल्टा U का डिफरेंस किसके बराबर रहता है, जितना उसके नंबर ऑफ मोल्स का चेंज होता है इंटू R इंटू T। तो QP माइनस QV, खुले बर्तन में जब रिएक्शन करवाओगे, बंद बर्तन में जब रिएक्शन कराओगे तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा NGRT, ठीक है। तो यहां पर हीट का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर आ रहा है, इस क्वांटिटी के बराबर आ रहा है। अब देखो इसको अप्लाई करते हैं, मैं आपको 4 रिएक्शंस दे रहा हूं, आपको इसमें ये बताना है कि QP और QV का डिफरेंस कितने के बराबर आएगा, ठीक है। मैं 4 रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पर, आपको इनके QP और QV का डिफरेंस बताना है। पहली रिएक्शन है हमारे पास H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, इट प्रोड्यूसेस H2O गैस। दूसरी रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस। तीसरी रिएक्शन CaCO3 सॉलिड, इसको मैंने हीट किया, इसने बनाया CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। चौथी रिएक्शन देखो H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस, ये बना रहा है H2CO3 एक्वस सॉल्यूशन। ये 4 रिएक्शन है, हमें हर एक रिएक्शन में ये बताना है रिएक्शन को देखकर कि उसका QP और QV का डिफरेंस कितना आएगा, QP और QV का डिफरेंस कितना रहेगा एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे QP और QV का डिफरेंस कितना रहेगा। तो मैंने टेम्परेचर दे दिया आपको 298 केल्विन। 298 केल्विन पे बताओ इस रिएक्शन का QP और QV, हीट रिक्वायर्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर और हीट रिक्वायर्ड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम में कितना डिफरेंस रहेगा। कैसे बताएंगे, तो देखो यहाँ पर डेल्टा NGRT पहली रिएक्शन का बता रहा हूं, पहले डेल्टा NG निकाल लो। डेल्टा NG इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous reactant and product। तो डेल्टा NG किसके बराबर आया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। राइट साइड में क्या लिखा होता है, प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड में क्या लिखा होता है, रिएक्टेंट। तो ये क्या था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था डेल्टा NG। यहां देखो फर्स्ट रिएक्शन में ये गैसीय स्टेट में है, इसके आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए, 1 माइनस रिएक्टेंट कितने, 2।
इन दोनों के देखो, ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो इसके आगे 1/2 लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। तो ये आ गई हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्या हो जाएगा 3/2, माइनस करोगे तो क्या आएगा -1/2। तो डेल्टा एन जी कितना आ गया -1/2। ठीक है, अब ये डेल्टा एन जी हम यूज करते हैं। आर जो है वो गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। तो डेल्टा एन जी इंटू आर इंटू टी ये रखो और निकालो क्यूपी माइनस क्यूबी। तो क्यूपी माइनस क्यूबी कितना आ गया, क्यूपी माइनस क्यूबी विल बी इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। इसकी वैल्यू आई -1/2, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर इज 298 केल्विन। तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में। ठीक है, हीट किस में होती है, हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। तो आंसर विल बी इन जूल। तो ये आ गया क्यूपी और क्यूवी का डिफरेंस फॉर फर्स्ट रिएक्शन। चलो ऐसे ही अब सेकंड रिएक्शन जो है उसमें निकाल सकते हो क्यूपी और क्यूवी के बीच में कितना डिफरेंस आएगा अगर हम रूम टेम्परेचर पे निकालते हैं। तो इस रिएक्शन को अगर मैं एक बंद बर्तन में करवाऊं और इसी रिएक्शन को अगर मैं एक खुले बर्तन में करवाऊं तो इसके अंदर जो है वो कितना हीट डिफरेंस रहने वाला है। तो देखो अब सेकंड रिएक्शन का निकालते हैं हम, क्यूपी माइनस क्यूवी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। सबसे पहले डेल्टा एन जी निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितने मोल है, 2 मोल। रिएक्टेंट कितने मोल है, इधर 3 है, इधर कुछ नहीं लिखा, मतलब 3 + 1 क्या आया 2 - 4, कितने बचे -2। तो नंबर ऑफ मोल्स में कितना चेंज आ रहा है -2। आर कितना होता है 8.314, टी कितना है 298 केल्विन। तो क्यूपी माइनस क्यूवी किसके बराबर आया -2 × 8.314 × 298। जो भी आंसर आएगा वो आएगा जूल में। तो ये आ गया डिफरेंस। इस रिएक्शन को एक क्लोज्ड वेसल में कराते हैं और इस रिएक्शन को एक ओपन वेसल में कराते हैं, तो हीट डिफरेंस कितना रहता है, दैट इज इक्वल टू दिस। ऐसे ही तीसरी रिएक्शन जो है अब इसका निकालो। तो तीसरी रिएक्शन जो है देखो उसका कैसे निकालेंगे। थर्ड रिएक्शन हमें दे रखी है ये वाली। अब इसमें डिफरेंस के लिए फॉर्मूला तो यही रहेगा भाई। ठीक है, क्यूपी माइनस क्यूवी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एन जी किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है CO2 गैस, लेकिन ये सॉलिड में दे दिया। अब सॉलिड जो है वो तो भाई आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा नहीं, तो इसके ऊपर तो आइडियल गैस इक्वेशन लग नहीं सकती, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स काउंट नहीं करने, सॉलिड के नंबर ऑफ मोल्स काउंट नहीं करने, क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। ऐसे ही ये भी सॉलिड है, सॉलिड आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, तो यहाँ पर कोई डेल्टा एन हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स भी काउंट नहीं कर रहे। तो किसके मोल्स काउंट करने, सिर्फ CO2 के। CO2 क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 1, इसके मोल काउंट करने बस। माइनस रिएक्टेंट में कोई गैस है ही नहीं, तो रिएक्टेंट में नहीं है तो 0। तो डेल्टा एन जी कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 1। तो क्यूपी माइनस क्यूवी कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 298। जो भी आंसर आएगा वो आएगा जूल में। तो इस तरीके से आप डिफरेंस निकाल सकते हो, हीट में कितना डिफरेंस रहेगा अगर कांस्टेंट प्रेशर पर करवाया जाए और कांस्टेंट वॉल्यूम पर करवाया जाए। तो चौथी रिएक्शन देखते हैं, चौथी रिएक्शन में क्या डिफरेंस आता है क्यूपी और क्यूबी में। देखो फोर्थ रिएक्शन, वाटर लिक्विड है, CO2 गैस है, H2CO3 एक्वस बना रहा है। ठीक है, तो QP माइनस QV इज इक्वल टू डेल्टा NgRT। अब यहां पर देखिए डेल्टा Ng किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है यहां पर, रिएक्टेंट किधर है, इधर। प्रोडक्ट देखो किस स्टेट में है, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर पाओगे नहीं, तो यहां पर क्या रहेगा 0। कोई चीज गैसीय स्टेट में है ही नहीं, तो फिर उसके ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन कहां से अप्लाई हो जाएगी, नहीं होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। रिएक्टेंट की साइड में देखो कोई गैसीय स्टेट में है, हाँ है, एक CO2 गैस। CO2 अगर गैसीय स्टेट में है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर होंगे तो इसके क्या लिखा है 1।
ये क्या है, लिक्विड स्टेट में लिक्विड क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते भाई, तो नहीं करते तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर नहीं होते, तो सिर्फ इसके नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करेंगे हम, और ये आ जाएगा -1। डेल्टा एन जी किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। अब रखो इसके अंदर वैल्यू, तो QP माइनस QV किसके बराबर आएगा, -1 इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन। तो इस तरीके से आप डिफरेंस बता सकते हो QP माइनस QV, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू दिस वैल्यू, इतना जूल। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, जो आपको ये बता सकती है कि किसी भी प्रोसेस को अगर एक कांस्टेंट प्रेशर पर करवाया जाए और उसी प्रोसेस को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे करवाया जाए तो वहां पर हीट का डिफरेंस कितना देखने को मिलता है। इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का, मतलब किसी भी केमिकल प्रोसेस का, उसकी इक्वेशन को देख के अगर टेम्परेचर हमें दे रखा है तो इससे जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, और इससे जो है वो तुम्हारा कोई न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। इसी तरीके से आपको रिएक्शन देख के और फिर जो है वो वैल्यूज पुट करनी है और हीट का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का यूज करके एंथैल्पी कैलकुलेट करना, और एंथैल्पी जो है और इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करना बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देखो ये जो एंथैल्पी आई है यहाँ पर, जिसको हमने बोला डेल्टा H, दिस एंथैल्पी इट कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाई द केमिकल रिएक्शंस। इस एंथैल्पी को हम यूज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई करने के लिए। हम क्लासिफाई कर सकते हैं रिएक्शंस को इन दो कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा H। अगर किसी रिएक्शन की डेल्टा H नेगेटिव आती है, उस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। The chemical reaction in which delta H is negative, then it is called exothermic reaction। ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं उनका डेल्टा H कैसे निकालते हैं हम, किसी भी केमिकल रिएक्शन का। मान लो ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें A जो है वो B में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो डेल्टा H को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज। क्या बोलेंगे इसको, एंथैल्पी चेंज है ये। तो डेल्टा H जो है वो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है। अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से कम है, ठीक है, दिस इज लेस देन रिएक्टेंट, तो इसको अगर मैं ग्राफ से बनाऊं तो देखो ऐसे ग्राफ बनता है। इसका ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा, यहां पर हमारा प्रोडक्ट है, इसको यहां पर ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। यहां पर है एंथैल्पी का वेरिएशन, एंथैल्पी इधर की तरफ इंक्रीज हो रही है और इधर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड कर रही है, ठीक है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, तो भाई रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, इधर रिएक्टेंट थे, इधर की तरफ प्रोडक्ट है, और एंथैल्पी जो है वो इधर की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट की एंथैल्पी जो है वो कहाँ है, यहाँ, रिएक्टेंट की किधर है, इधर। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी से कम है, इस वजह से डेल्टा H क्या आता है, नेगेटिव। तो जब भी तुम एक ऊपर वाली हाइट से नीचे वाली हाइट पे जाते हो तो तुम्हें क्या करनी होती है, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है ना। अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ, फर्स्ट फ्लोर से मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गया, तो भाई यहाँ पर मेरी एनर्जी ज़्यादा थी, लेकिन जब मैं नीचे आ जाता हूँ तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। ये एंथैल्पी जो होती है ये भी पोटेंशियल एनर्जी की तरह ही होती है। जितना ज़्यादा ऊपर रहोगे इस ग्राफ में,
उतनी ही तुम्हारी एनर्जी जो है वो ज़्यादा रहेगी, और यहाँ पर जितना नीचे आओगे उतना ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये जो रिएक्शंस होती हैं वो इस तरीके का ग्राफ दिखाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और इनका डेल्टा एच आपको क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव। तो जब रिएक्टेंट जो है वो यहां से इधर आता है, प्रोडक्ट बन जाता है, तो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करता है, लूज कर देता है। कितनी एनर्जी लूज करता है, इतनी एनर्जी लूज करता है। और ये जो एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है, सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, सिस्टम की एनर्जी पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, तो इस वजह से इसने क्या कर दिया, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर दिया, लूज कर दिया। लूज कर दिया, इसी वजह से डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो पहले मेरी एनर्जी ज्यादा थी, अब मेरी एनर्जी कम है। अगर मैं एनर्जी चेंज निकालता हूं तो मुझे फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है। फाइनल एनर्जी कम है, इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी, तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी तुम्हारे पास थी, तुमने वो काम करने के लिए यूज की होगी, या केमिकल रिएक्शन के अंदर तुमने लूज की होगी। तो सिंपल सा ग्राफ है बच्चों, इस ग्राफ को जो है वो आप याद रख लेना। ये हालांकि एक बार अगर समझ लोगे तो इसको भूलोगे नहीं। जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, और इस वजह से हमेशा वहां पर एनर्जी का लॉस देखने को मिलता है। तो डेल्टा एच एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है उनका क्या आता है, हमेशा नेगेटिव। अब देखो इस ग्राफ से जो है वो हमें एक और चीज रिलेट कर सकते हैं हम। कोई भी अनस्टेबल चीज होती है उसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा देखने को मिलती है, और कोई भी स्टेबल चीज होती है उसकी एनर्जी कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब आप ऊपर से नीचे आते हो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही होती है, तो ये एनर्जी चेंज हमें देखने को मिलता है ज्यादातर उन रिएक्शंस के अंदर जो अपने आप हो जाती हैं। जो रिएक्शंस अपने आप हो जाती हैं, जिसमें एक अनस्टेबल चीज जो है वो स्टेबल में कन्वर्ट हो रही होती है, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जांपल कंबशन रिएक्शन है। भाई हम कोयले को गर्म करते हैं, एक बार अगर कोयला जलने लग जाए उसके बाद में कोयला जो है वो CO2 में कन्वर्ट होता रहेगा और साथ साथ हीट रिलीज करता रहेगा। ये जो हीट रिलीज हो रही है ये वही हीट है जो कार्बन से CO2 बनी। ये अनस्टेबल फॉर्म थी, कोयला अनस्टेबल फॉर्म था, CO2 स्टेबल फॉर्म है, इसीलिए कोयला जल के CO2 में कन्वर्ट हो गया। अब कोयला जो है अनस्टेबल है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, CO2 स्टेबल है, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है। तो C जो है वो यहां लिखा जाएगा और CO2 जो है वो यहां लिखी जाएगी। तो तुमने देखा होगा कोयले को हम स्टोर करते हैं तो हम उसको ऐसी जगह से दूर रखते हैं जहां पर आग लगने का खतरा होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल, गैस जलाते हैं घर पे, गैस के अंदर क्या होता है, एलपीजी के अंदर मान लो मीथेन गैस है, 4 गैसेस का मिक्सचर होती है वैसे तो सपोज मीथेन गैस ले ली हमने, एलपीजी सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जब जलती है तो ये क्या बनाती है, ये दो चीजें बनाती है, CO2 प्लस वाटर, और साथ में क्या करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। इसका मतलब ये जो है वो रिएक्टेंट हो गई, और ये कैसी है, अनस्टेबल। इसी वजह से इसको क्या करते हैं हम, ऐसी चीजों से दूर रखते हैं जहां से जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस हो जाए या आग लगने का खतरा हो, और ये क्या हो जाती है, स्टेबल फॉर्म। तो जब CH4 CO2 में कन्वर्ट होता है तो CH4 इधर आएगा, CO2 इधर आएगा, ये प्रोसेस जो है वो कैसा रहेगा, एक्सोथर्मिक। तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा इस केस में भी। तो जो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होती है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो एनर्जी कम वाले से कंपैरेटिवली क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। ठीक है, तो मैं इसको अगर अनस्टेबल बोल रहा हूं तो इसके मुकाबले बोल रहा हूं, इसके साथ कंपैरिजन में, कि CO2 के मुकाबले CH4 जो है उसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये कम स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं उसको समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेल्टा H इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। अब दूसरी टाइप आती है, दूसरी टाइप इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सेकंड टाइप इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H देखने को मिलता है, द रिएक्शन इन विच डेल्टा H इज पॉजिटिव। जिस रिएक्शन में डेल्टा H पॉजिटिव रहता है इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन।
और डेल्टा एच पॉजिटिव कब आएगा? तो मान लो हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो भाई रिएक्टेंट की एनर्जी क्या रहेगी? अब डेल्टा एच निकालते हैं तो ये होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तभी पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, ये वैल्यू अगर बड़ी हो, ये वैल्यू अगर छोटी हो तो ही डेल्टा एच पॉजिटिव आ सकता है। और इसका ये मतलब है कि अब ग्राफ कैसा बनेगा? एंथैल्पी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट कैसा ग्राफ बन जाएगा? तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसा। अब तुम्हारा रिएक्टेंट जो है इसकी एंथैल्पी कम है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा है। ठीक है, तो नीचे से हमें ऊपर जाना है, तो नीचे से ऊपर जाना है तो भाई इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी का कहीं ना कहीं से इंतजाम करना पड़ेगा। इंतजाम करने का मतलब है एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब करते हैं तो डेल्टा एच क्या हो जाता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और एनर्जी जब भी एब्जॉर्ब होती है डेल्टा एच क्या आता है? पॉजिटिव। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, सराउंडिंग से हम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तब हमें ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, और ऐसी केसेस में एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं वो डेल्टा एच क्या शो करती हैं? पॉजिटिव। चलिए, तो ये हो गए दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच के बेसिस पे हम ये टाइप्स जो है वो बना सकते हैं। अब देखो, टाइप्स ऑफ डेल्टा एच ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस कैरिड आउट। अभी जो हमने पीछे क्लासिफिकेशन किया वो तो किस बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ साइन ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच का साइन कैसा आता है? नेगेटिव आएगा तो एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव आएगा तो एंडोथर्मिक। अब यहां पर जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस करवा रहे हो उसके बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं डेल्टा एच के। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो है, इसके टाइप्स में लिख देता हूं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सेकंड इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर हमारे पास तीन टाइप आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है फिजिकल स्टेट चेंज करना, तो या तो हम किसी सॉलिड को जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूजन, या फिर हम इसको लिक्विड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, या फिर हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो तीन टाइप का एंथैल्पी चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस। तीसरा टाइप होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। So enthalpy of formation, enthalpy of transformation and enthalpy of reaction, these are the three types of enthalpies. अब देखो, हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को। इसको हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। It is the enthalpy change when 1 mole of substance is formed from It is the enthalpy change when 1 mole of substance is formed from its
elemental state at standard conditions। कोई भी सब्सटेंस जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनता है, और कितना बनता है, एक मोल बनता है स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है जो भी गिवन टेम्परेचर है वो, और 1 बार प्रेशर, तब जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे पहले एक चीज और लिख लो। इट इज रिप्रेजेंटेड विद, फॉर्मेशन की बात हो रही है तो डेल्टा एच एफ, एफ का मतलब फॉर्मेशन और ऊपर लगेगा नॉट, नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड। नॉट लगा है तो स्टैंडर्ड रहेगा, नॉट नहीं लगा तो स्टैंडर्ड नहीं है, खाली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट एफ से, और डेल्टा एच नॉट एफ का मतलब है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो देखो इसका मतलब क्या है, मैं वाटर की फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, वाटर की फॉर्मेशन करवानी है तो वाटर में क्या क्या चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है वो लेनी है एलिमेंटल स्टेट में लेनी है, और ऑक्सीजन को लेना है एलिमेंटल स्टेट में। ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एक मोल वाटर का बनाएंगे। यहां पर क्या होना चाहिए, एक। तो यहां पर एक कैसे आएगा, जब हाइड्रोजन का एक मोल लिया जाए और ऑक्सीजन का कितना लिया जाए, हाफ। हाफ जो है वो 2 कैंसिल कर देगा, एक ऑक्सीजन बचेगा, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो H2O बनेगा। तो एक मोल वाटर बनाना है। ये वाटर जब बनेगा तब जो एनर्जी चेंज होगा, जो यहां पर भी जो भी एनर्जी चेंज होगा, दैट इज योर डेल्टा एच नॉट एफ। एक मोल सब्सटेंस का बनाना है और जिन एलिमेंट से ये बना है वो एलिमेंटल स्टेट में लेने हैं। तो जब ये एक मोल सब्सटेंस बनता है तब जो एनर्जी चेंज होता है दैट इज योर डेल्टा एच नॉट एफ। और यहां पर टेम्परेचर कितना हो, जो भी गिवन टेम्परेचर है, और प्रेशर जो है वो फिक्स होना चाहिए 1 बार। तो इस वाटर की फॉर्मेशन को जिस भी टेम्परेचर पे करवा रहे हो, प्रेशर 1 बार रखो, एक मोल वाटर का बनाओ, इस तरीके से बनाओ, तब जो एनर्जी चेंज होगा दैट इज योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। CO2 बनानी है, CO2 बनानी है, कैसे बनती है, इसके अंदर 2 एलिमेंट आ गए, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन जो है वो एलिमेंटल स्टेट में लोगे तो भाई कोयला मिलता है, कोयले में कार्बन ही होता है एलिमेंटल स्टेट में, प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस क्या है, एलिमेंटल स्टेट है ना ऑक्सीजन की। तो इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 आ गए, एक कार्बन का है, एक आ गया, तो इक्वेशन बैलेंस होगी। यहां पर कितना CO2 बन रहा है, 1 मोल। हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, 1 मोल सब्सटेंस जब बनता है और अपने एलिमेंटल स्टेट से बनता है और स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बनता है, तब जो एनर्जी या जो भी हीट रिलीज होती है, जो भी एनर्जी चेंज होता है, दैट एनर्जी चेंज इज योर डेल्टा एच नॉट एफ। यहां एनर्जी चेंज का मतलब है जो भी हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा एच नॉट एफ हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो उसको बनाने वाले एलिमेंट से, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3। ये रिएक्शन हमने देखी थी पीछे, इसको हम बोलते हैं दिस इज बॉन्ड हेबर प्रोसेस। अब देखो बच्चों यहां पर ये क्या लिखा हुआ है 2, तो हमारा रिएक्टेंट जो है वो एलिमेंटल स्टेट में है। नाइट्रोजन एलिमेंटल स्टेट होती है, हाइड्रोजन भी एलिमेंटल स्टेट होती है, लेकिन अमोनिया कितनी बन रही है, 2 मोल बन रही है। हमें क्या करना है, 1 मोल बनाना है। तो मैं क्या कर देता हूं, इस पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मोल। तो 1 मोल अमोनिया जब बनी तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो लिए गए थे वो एलिमेंटल स्टेट में है, 1 मोल अमोनिया बन रही है। इस टाइम पर जो भी एनर्जी चेंज आएगा, जो भी हीट रिलीज होगी, ठीक है, दैट विल बी योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
तो इस तरीके से आपको एक मोल सब्सटेंस जब बनता है, अपने एलिमेंट से बनता है, तब जो एनर्जी चेंज आता है दैट इज योर डेल्टा एच नॉट एफ। ये हो गई फर्स्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन दैट इज कैरिंग आउट। आई होप सभी बच्चों को जो है वो ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, ये जो रिएक्शंस हैं इनमें जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये रिएक्शन लिखी थी H2 प्लस हाफ O2 इट गिव्स अस H2O। यहां पर जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें देखने को मिला वाटर का, दिस इज द एंथैल्पी चेंज। क्या है ये? दिस इज एंथैल्पी चेंज। और अगर इस एंथैल्पी चेंज को आप कैलकुलेट करने लगोगे तो ये क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा एच नॉट एफ इज दी एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। चलो अब चलते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप की एंथैल्पी जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अच्छा, पहले ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, चलो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्यूजन। तो जब भी फ्यूजन होता है किसी प्रोसेस में तो उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है? आपको जो है वो सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड स्टेट में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। तो अब ये जो सॉलिड लिया जाएगा, ये तुम्हें कितना लेना है? 1 मोल ऑफ सॉलिड, 1 मोल लेना है। स्टैंडर्ड कंडीशंस पर इसका फ्यूजन करवाना है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? जो भी टेम्परेचर है जिस पे भी तुम इसको स्टडी कर रहे हो, गिवन टेम्परेचर और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार प्रेशर। तो इस कंडीशन पर अगर हम 1 मोल किसी भी सॉलिड का चेंज करते हैं लिक्विड स्टेट में, तब जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। और यहां पर जो एंथैल्पी चेंज होगा, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पर जो हीट एब्जॉर्ब होगी दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच नॉट फ्यूजन। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इट चेंजेस इनटू लिक्विड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। It is the enthalpy change when 1 mole of solid changes into liquid at standard conditions is called स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो सपोज मेरे पास आइस है। आइस क्या होती है? वाटर का सॉलिड फॉर्म। तो इसका 1 मोल ले लिया जाए। 1 मोल आइस का वजन कितना हो जाएगा अभी? 1 मोल आइस का वजन हो जाएगा 18 ग्राम। तो 18 ग्राम बर्फ जो है ये जब मेल्ट होगी तो ये किस में चली जाएगी? लिक्विड स्टेट में। तो अगर टेम्परेचर जो है वो जो भी गिवन टेम्परेचर है वो टेम्परेचर रखा जाए और प्रेशर कितना रखा जाए? 1 बार प्रेशर। तो इतने प्रेशर पे और गिवन टेम्परेचर पे जितनी भी एंथैल्पी चेंज देखने को मिलता है, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एब्जॉर्ब, रिलीज हो रही है तो रिलीज, तो वो एंथैल्पी चेंज क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहां पर वाटर का एग्जाम्पल दे रहा हूं। वाटर जो है इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है डेल्टा एच नॉट फ्यूजन। दिस इज इक्वल टू 6 किलो जूल पर मोल। 1 मोल वाटर जब आइस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है एट 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर,
तो इतनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब एब्जॉर्ब हो रही है। तो इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा जब वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाएगा, 1 मोल वाटर इतने टेम्परेचर पे और इतने प्रेशर पे। तो उसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। चलिए, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है वो हमने एक कंडीशन बना रखी है, उस कंडीशन पे जब भी हम एंथैल्पी मेजर करते हैं तो उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोल देते हैं। अगर कंडीशंस जो है वो उससे अलग रहेंगी तो स्टैंडर्ड वर्ड हट जाएगा, खाली एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बन जाएगा। चलो अब देखते हैं दूसरा क्या था? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन में क्या होगा भाई? वेपोराइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन हो जाती है द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड कंडीशन changes from liquid state to gaseous state। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उस टाइम पर जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसका सिंबल होता है डेल्टा H नॉट VAP। VAP का मतलब वेपोराइजेशन। तो अगर मेरे पास वाटर है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, ये 1 मोल वाटर था, इस वाटर को मैंने क्या किया? गर्म करना शुरू किया, ये गैसियस स्टेट में जाने लग गया। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो भी गिवन टेम्परेचर है, प्रेशर, अगर एक बार प्रेशर लिया जाए तो यहाँ वैल्यू दे रखी है कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर जो है उसको कन्वर्ट करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी हीट जो है वो इन्वॉल्व रहती है? तो डेल्टा H नॉट VAP दे रखा है 40.79 किलोजूल पर मोल। तो इतनी एंथैल्पी चेंज, इतनी हीट जो है वो हमें सप्लाई करनी पड़ती है जब 1 मोल वाटर का लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, इतने टेम्परेचर पे और इतने प्रेशर पे। तो दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। तो इस तरीके से आप जिस भी सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो, जो भी टेम्परेचर है और जो भी प्रेशर है, उस पर जो जितनी भी एंथैल्पी चेंज देखने को मिलता है दैट इज योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब आ जाती है तीसरी टाइप है यहां पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे एंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance changes from solid state to gaseous state। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जब सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज होता है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, then it is called standard enthalpy of sublimation। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कोई भी गिवन टेम्परेचर जो होगा जिस पे भी आप ये चेंज करवा रहे हो और प्रेशर अगर एक बार होगा तब जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है हमें CO2 की। CO2 जो है वो ड्राई आइस की फॉर्म में अगर 195 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर देखा जाए तो इसका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हमें देखने को मिलता है 25.2। तो CO2 है, ड्राई आइस की फॉर्म में है, ये CO2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है
टेम्परेचर 195 केल्विन है, प्रेशर 1 बार है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर जो वैल्यू आती है दिस इज 25.2। तो डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का हम सिंबल यूज करते हैं डेल्टा एच नॉट सब, तो ये है 25.2 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस या फिर सॉलिड CO2 एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो ये हो जाती है बच्चों टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस कैरिड आउट। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।